हेलो स्टूडेंट, 11वीं क्लास के पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसके अंदर बताया था पदार्थ क्या होते हैं, ये के अंदर थोड़ी सी कि भाई कौन कौन सी केमिस्ट्री होती है तो सब। अब और यथार्थता और परिशुद्धता को भी बताया था। आज का टॉपिक है सार्थक। तो सार्थक अंक कोई भी वस्तु है, उसका यदि मान शुद्ध रूप से परिणाम जो है शुद्ध रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो उसके अंदर जो अर्थपूर्ण अंक है वो सार्थक अंक होंगे। कौन से होंगे अर्थपूर्ण अंक? तो उसके लिए कुछ एक नियम दिए। सबसे पहला रूल है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब जिनके अंदर जीरो नहीं होती वो सारे के सारे कौन है? सार्थक अंक। जैसे हम लिख दिया 175, तो इसमें 1 भी सार्थक है, 7 भी सार्थक है और 5 भी सार्थक है। तो यानी कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। यह लिख दिया हमने 1.75। तो इसके अंदर भी सार्थक अंक कितने हैं? तो जितने भी गैर शून्य अंक होंगे सभी के सभी सार्थक होंगे। दूसरी बात, दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। कि दो गैर शून्य अंक जिन जीरो नहीं है उनके बीच जितने भी जीरो आएंगे वो सारी सारी कैसे होंगी? सार्थक हो। जैसे लिख दिया 1 0 0 0 8। तो 1 भी गैर शून्य है, 8 भी गैर शून्य, बीच में जीरो आ रही है, सारी सारी सार्थक है। कितने अंक? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ कितने हो गए सार्थक अंक? 5। ये लिख दिया 1.00 1 2 3 और 4 सार्थक अंक। ठीक है। तीसरा, गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे 1 0 0 1 0 0 1 या 10। 1 जो है उसमें सार्थक अंक कितना है? 1। 10 है उसमें भी सार्थक अंक कितना है? 1। किसके बाद जीरो आ रहा है? ये सार्थक नहीं हो। इसी तरह इसमें इसके बाद 2 जीरो आ रहे हैं, ये भी सार्थक नहीं है। इसके बाद 3 जीरो आ रहे हैं, ये भी सार्थक नहीं। तो इन सबके अंदर सार्थक अंक कितना है? केवल 1। यानी कि गैर शून्य अंक के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, यदि उनके पीछे गैर शून्य अंक फिर आ जाता तो उनके बीच आ जाती हो तो हो जाती सार्थक। लेकिन यदि गैर शून्य अंक के बाद जीरो आ रही है तो वो सार्थक नहीं होंगे। इसके बाद जीरो आ रही थी लेकिन इसके बाद क्या आ गया था? फिर गैर शून्य अंक आ गया, दोनों के बीच आ गई तो सार्थक है। लेकिन यहाँ पीछे कोई गैर शून्य अंक नहीं है तो जीरो है, तो ये सार्थक नहीं होंगे। ये शून्य सार्थक हो सकती हैं कब? कंडीशन है यदि दशमलव के बाद आती है। कि दशमलव के बाद जितने भी शून्य आएंगे वो सारी कैसे होंगी? सार्थक हो जाएंगे। जैसे अगला पॉइंट लिखूंगे, दशमलव के बाद आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। ऐसा लिखा यहाँ 1.00। तो अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। 1 2 3। क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद में अनिश्चितता बढ़ जाती है। तो पॉइंट के बाद में मान जो होते हैं वो मान ले यहाँ तक तो 0 0 है 1.00, लेकिन अगला मान ले स्टेप लिखे तो क्या पता उसके अंदर कुछ मान आ जाए। यानी कि पॉइंट के बाद, क्योंकि यदि हम एक तो फिक्स मान लिख दिया कि 1 लिख दिया और एक का मान लिख रहे हैं हम 1.00 या 1.001 लिख रहे हैं या 1.00002 लिख रहे हैं, तो यानी कि वहाँ अनिश्चितता बढ़ती चली जा रही है। तो पॉइंट के बाद जितने भी शून्य आएंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे। तो यहाँ कितने सार्थक अंक हो गए? 3 हो गए। यदि 100 लिखते तो सार्थक अंक कितना है? 1 है। और 1.00 लिख रहे सार्थक अंक कितना हो गया? 3 हो गया।
लेकिन यदि हम 100.0 लिख रहे हैं तो अभी ये शून्य सारी सारी कैसी होंगी, सार्थक होंगी। भाई इस पॉइंट के बाद शून्य 0 है, ये सार्थक है, तो अगली वाली भी कैसी होंगी, सार्थक होंगी। तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4। तो ये हो जाता है सार्थक है। अब मान लीजिए अगला पॉइंट है क्लास, गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे हमने लिख दिया 0.002, तो गैर शून्य अंक से पहले शून्य आ रही है, सार्थक नहीं है। तो सार्थक अंक कितने, 2 और 1 है। तो कितने सार्थक अंक हो गए इसमें, 2। ठीक है, तो दशमलव हमें कब देखनी है, पीछे है तो देखनी है। आगे चाहे दशमलव हो या मत हो, जितने भी आगे 0 आ रही है वो सार्थक नहीं हो। तो ये सार्थक अंक के रूल है। अब यदि किसी इकाइयों को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो उनके सार्थक अंक किस तरह लिखे जाए। जैसे मान लीजिए 3 इकाइयां हैं, 1.00, 2.006 और एक है 1.7। इनको जोड़ना है, जोड़ेंगे, लिख देंगे 6, फिर कितना 0, यहाँ कितना 7, फिर 4, जोड़ के लिख। यदि हम इस तरह लिख देंगे मान हो गया। अब इसका जो परिणाम आएगा, रिजल्ट जो लिख रहे हैं हम, वो रिजल्ट क्या होना चाहिए कि दशमलव के बाद जितने कम से कम अंक है किसी इकाई के अंदर, उतना ही हम अंक रिजल्ट में लेके आना है। जैसे इस यूनिट में पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें 3 है, इसके अंदर 1 है। तो रिजल्ट के अंदर भी हमें पॉइंट के बाद कितना अंक रखना है, 1 रखना है। तो 1 रखना है तो पीछे वाले अंक हमें हटाने पड़ेंगे। पीछे वाले यदि अंक हटाते हैं, तो यदि पीछे वाले अंक 5 से अधिक है, अंक यदि 5 से अधिक है, तो क्या करना है, हमें 1 जोड़ दें। यदि अंक 5 से कम है तो हमें कुछ नहीं करना, हटा देंगे, डायरेक्ट 0 कर। यदि 5 है, मान लीजिए पीछे वाला अंक ही कैसा है, 5 है, तो उससे पहले देखेंगे कि सम संख्या है या विषम संख्या में। उससे पहले, यदि उससे पहले सम संख्या में है तब तो 0 लिख देंगे, और यदि विषम संख्या में है तो कितना जोड़ देंगे, ये। जैसा एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, ये वाले लिखा इसका, तो पीछे 6 हटाना है। 6 हटाना तो 5 से ज्यादा है, तो अगली का अंक के अंदर कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो यहाँ हो गया 4.7। हमें 1 को भी हटाना है, तो 1 5 से कम है तो डायरेक्ट हटा देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। तो मान के लिखेंगे 4.7। तो इसका ये रिजल्ट है। ये है, इनको हमें कम करना है। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 ही अंक रखना है। पीछे 7 हटाया, 7 हटाया, 5 से ज्यादा है, अगली इकाई में कितना जोड़ना, हमें 1 जोड़ना है। 4.566। 6 हटाया, 1 और जोड़ देंगे अगली इकाई के अंदर, ये हो गया 7। 7 हटाना है, 5 से ज्यादा है, तो अगली इकाई में 1 और जोड़ देंगे, कितना हो गया, मान लीजिए। इधर देखिए 2 है, 2 को हटाएं हम, 5 से कम है, हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली इकाई में 5 है, 5 हटाना है, अगला अंक कैसा है, 7 है, विषम संख्या में। तो अगली इकाई के अंदर क्या करना है, 1 जोड़ना है। फिर 8 हटाना है, 5 से ज़्यादा है, तो अगली इकाई में 1 जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम कम करते चले जाते। अब ये जो है वो सभी के लिए है, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें। तो हमें जो कम से कम पॉइंट के बाद जिसके अंदर कम से कम अंक है, उन्हीं अंकों के अंदर में रिजल्ट लेके आना है। यानी कि यहाँ 3 यूनिट थी, तीनों में से सबसे कम अंक पॉइंट के बाद इसमें था, यानी कि रिजल्ट में भी हम पॉइंट के बाद 1 ही अंक लेके आना है। ये सारे सार्थक अंक हो जाएंगे।
अभी पूछे जाते हैं कि जैसा मान लीजिए 1.0260, सार्थक अंक बताइए। 8.003 सार्थक अंक बताइए। 0.0002 सार्थक अंक बताइए। तो इस तरह से इकाइयाँ पूछी जाती है, इनके अंदर सार्थक अंक बताने, कितने सार्थक अंक। यथार्थता और परिशुद्धता को मैंने कल की वीडियो के अंदर बता दी थी। उसके बाद है मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति यानी कि इनकी जरूरत क्या पड़ती है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका भार लिखा है कि मान लीजिए उसका भार कितना है 7.5, तो 7.5 लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं। 7.5 से हम क्या समझे, यदि इसके पीछे कोई यूनिट लिख रखी है तो पता लगेगा कि उसके अंदर हाँ भार है। तो भार की जो यूनिट होगी, भार को किसमें मापते हैं, किलोग्राम लिख दिया, ग्राम लिख दिया, तो इस तरह से किलोग्राम लिख दिया तो पता लगा 7.5 किलोग्राम है। तो सभी के लिए यूनिट दी गई है। समय, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और ताप और एक पदार्थ की मात्रा। तो इनके क्या क्या मात्रा होगी और फिर उन्हें किस कौन से प्रतीक के द्वारा उन्हें दर्शाएंगे। तो यहाँ एसआई मात्रा की बात होती है कि कई पद्धतियाँ हैं, सीजीएस पद्धति भी है, उसके अंदर में आते हैं। तो इनकी मुख्य जो पद्धति है वो हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति पढ़ रहे हैं। तो जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान समय, तो समय का एसआई मात्रा क्या होगा, सेकंड होगा। सेकंड होगा जिसका प्रतीक क्या होगा, स्मॉल एस होगा, स्मॉल एस से दर्शाता। द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है, जिसे केजी से दर्शाते हैं। लंबाई का मात्रा क्या होगा, मीटर होगा, जिसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। विद्युत धारा जो होती है उसका मात्रक एम्पियर होगा, एम्पियर को एम्प से दर्शाते, ये एम्पियर, या फिर ए बी लिख देते हैं तो एम्पियर से दर्शाते। ज्योति तीव्रता है, कैंडेला मात्रक होता है उसका, जैसे सी डी से दर्शाते हैं कैंडेला। उष्मागति ताप, टेम्परेचर जो होता है, ताप को किसे दर्शाते हैं, कैल्विन में दर्शाते हैं। एसआई मात्रा क्या होता है, कैल्विन होता है, इसे के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है, मोल होता है, जिसे एम मोल, मोल से ही डिनोट करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक तो जो होता है वो मीटर होता है, इसके अलावा सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होते हैं, बहुत सारे और भी मात्रक होते हैं, लेकिन जो एसआई पद्धति के मात्रक है वो लिखे हमने। तो समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये अब इनकी जो परिभाषाएं हैं वो लिखी गई किताब के अंदर दे रखी है। समय की, द्रव्यमान की, लंबाई की, विद्युत धारा की, तीव्रता की, ताप की, पदार्थ की मात्रा की डेफिनेशन के अंदर दे रखी है। क्या अब जो एसआई पद्धति है उसके अंदर पूर्व लगन का उपयोग करते कई जगह, कि मान लीजिए लंबाई है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर है तो इसके लिए कौन सा प्रतीक काम में लिया, कौन सा प्रतीक काम में लेंगे। 1000 मीटर कितने के बराबर होता है, 1 किलोमीटर। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 किलोमीटर।
क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 जो मीटर है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है। अब 10 की पावर -3 हो तो उसके अंदर कितने मीटर हुए, 10 की पावर -3 जो मीटर है उसके अंदर क्या मान होगा। तो इस तरह से अलग अलग इनके पूर्व लगन दिए गए हैं। तो क्या क्या पूर्व लगन है वो बता देता हूँ। एसआई भर्ती के होने वाले प्रयुक्त होने वाले पूर्व लगन 10 है, 10 की पावर 1 तो हो गई, 2, 10 की पावर 3, 6, 9, 12 और एक 10 की पावर 15 और एक 18। दस को लिखते हैं डेक। 10 की पावर यदि 2 है तो वो लिखते हैं हेक्ट। 10 की पावर 3 है तो लिखा जाता है किलो। 10 की पावर 6 है मेगा। 10 की पावर 9 है गीगा लिखते हैं। 10 की पावर 12 है टेरा लिखते हैं। 10 की पावर 15 है पेटा लिखते हैं। 10 की पावर 18 है उसे एक्सा लिखते हैं। अब मान लें 10 की पावर 9 है, मीटर लिखना है तो क्या होगा, वो गीगा मीटर होगा। तो इस तरह से मान लें 10 की पावर 9 मीटर है तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 गीगा मीटर के बराबर। तो इस तरह से वो पूर्व लगन काम में आएंगे। ये तो हो गए प्लस वाले। यदि माइनस में हो कि 10 की पावर हो -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, -9, -12, -15 और -18। 10 की पावर -1 क्या कहलाता है, डेसी। -2 क्या कहलाता है, सेंटी। जो 3 होता है वो कहलाता है मिली। -6 जो होता है वो होता है माइक्रो। 9 जो होता है वो होता है नैनो। 12 जो होता है वो होता है पिको। 15 जो होता है फेम्टो। और 18 जो होता है वो होता है एटो। तो ये तो होगी प्लस वाली, ये होगी माइनस वाली। अब मान लीजिए किसी का मान है 10 की पावर -9 मीटर है, उसे क्या लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर है, 10 की पावर -9 जो होगा वो नैनो होता है। तो ये 10 की पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो परमाणु होते हैं, परमाणु जैसे कार्बन है उसके बीच बंध बढ़ रहा है, कार्बन है तो कार्बन है, दूसरे परमाणु के बीच जो बंध बने हो उन बंध की लंबाई मापने के लिए पिको जाता है, पिको काम में लिया जाता है, पिकोमीटर के अंदर माप दिया जाता है। तो वहाँ ये काम आएंगे। अब जब आप वीडियो देखते हो तो उसके साथ साथ रफ कॉपी साथ में रखेंगे। जैसे मान लीजिए इकाई हमने लिख ली तो एक बार पढ़ने से याद नहीं होगी, जब तक उसको साथ साथ रफ कॉपी के अंदर नहीं लिखेंगे तब तक ये मान वैल्यू याद नहीं हो पाएगी। तो ये जो भी हम पढ़ाते हैं उसके बाद तुरंत अपनी रफ कॉपी के अंदर साथ साथ उन्हें लिख ले, रोक ले वीडियो को, उसके बाद लिख ले। बाकी इनके नोट्स जो हैं वो तो भेज दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।